हेलो एवरीवन, वेलकम टू निविन। आई एम निकिता गुप्ता। और जैसे हमने पहले के सेशंस में, पहले के पार्ट्स में जनरल फार्माकोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, इसी तरीके से हम इस सेशन में भी कुछ एमसीक्यूज को और लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और होपफुली ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इसमें आपके कंसेप्ट और अच्छे से बिल्डअप होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो विल स्टार्ट। So first question is, if a drug undergoes net tubular secretion, its clearance will be। अगर कोई ड्रग है वो नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन में जा रही है तो उसका रीनल क्लियरेंस क्या होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई ड्रग है हमारी, ठीक है, वो सबसे पहले किस में जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जाएगी। फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसमें और ब्लड से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो जिनका साइज जो है उसके जो फिल्टर के पोर हैं उनसे छोटा होगा, वो उससे पास आउट होकर के किस में आ जाएंगे, नेफ्रॉन में आ जाएंगे। अब रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, सेकंड टू फेजेस और बचेंगी। एक होगा रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो फिल्टर होके आया है उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से बिकॉज ऑफ साइज और अदर रीजंस नहीं आ पाए हैं, वो क्या होंगे, अब सिक्रीशन के थ्रू एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए कि एक्स अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन के थ्रू आया है एंड सम अमाउंट किसके थ्रू आया होगा, सिक्रीशन के थ्रू आया होगा। तो टोटल ड्रग का कितना अमाउंट रिलीज हो रहा है, एक्स प्लस वाई। तो बेसिकली क्या हुआ, टोटल जो अमाउंट फिल्टर हुआ है उससे जो अमाउंट है उसमें सिक्रीशन का ऐड हो जाने की वजह से फिल्टरेशन का रेट जो है, फिल्टरेशन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बी इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सी इज लेस देन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड डी इज इक्वल टू द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो क्या हुआ, मोर देन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जितनी फिल्ट्रेशन के थ्रू आया उसमें ऐड हुआ तो उससे ज्यादा हो गया। सो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज मोर देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ पेनिसिलिन जी इज लॉन्गर इन न्यूबॉर्न बिकॉज देयर, जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है पेनिसिलिन जी की वो न्यू बॉर्न्स के अंदर ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्या रीजन है इसका। ऑप्शंस हैं, ए प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इज लो, बी ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम आर इमेच्योर, सी ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इज लो एंड डी ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो बेसिकली इसके पीछे क्या कंसेप्ट है कि जो नियोनेट्स होते हैं या न्यू बॉर्न चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर जो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो डेवलप नहीं होती है, सिस्टम डेवलप नहीं होता है। और इस वजह से क्या होता है, कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड एस्पिरिन का जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर नॉट वेल डेवलप्ड। तो इसका डायरेक्टली आंसर है, आपको एज इट इज मेमोराइज करना है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। Then move to the next question. If a drug is excreted in urine at a rate of 10 mg per hour at a steady state plasma concentration of 5 mg per liter, then its renal clearance will be या is। So आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको बेसिकली फर्स्टली तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या क्या चीजें गिवन है, तो गिवन हमें दिया है कि जो ड्रग है उसकी एक्सक्रीशन की रेट है 10 mg पर हार, यानी 1 घंटे के अंदर 10 mg वो एक्सक्रीट हो रही है। सेकंड दिया है हमें कि उसकी स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो कि कितनी है, 5 mg पर लीटर। ठीक है, तो रीनल क्लियरेंस क्या होगा, तो रीनल क्लियरेंस का फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंड दैट इज renal clearance equals to rate of elimination divided by plasma concentration। so यहाँ पे rate of elimination की वैल्यू कितनी है, 10 mg per hour and plasma concentration की वैल्यू है 5 mg per liter। so 10 divided by 5 is equals to 2 and mg cancel by mg, और ये हार यहाँ पावर के डिवाइडेड के नीचे था और इधर
3 डिवाइडेड के नीचे था तो वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर पर हार हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 लीटर पर हार, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। हमारे पास ऑप्शंस थे 0.5, 2, 5.0 एंड 20, और 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, इसलिए करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a primary or fundamental but a derivative फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर? तो इनमें से कौन सा है जो कि एक प्राइमरी या फंडामेंटल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर नहीं है बल्कि एक डराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या होते हैं। तो बेसिकली 3 होते हैं, एक होता है बायोअवेलेबिलिटी, एक होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है क्लियरेंस। और डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव में आता है आपका प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, बायोअवेलेबिलिटी, बी इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी इज क्लियरेंस। ये तीनों क्या हैं? ये प्राइमरी हैं। ठीक है, प्राइमरी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हैं। और जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो एक डेराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a drug is eliminated by first order kinetics, अगर एक ड्रग है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू एलिमिनेट हो रही है तो क्या होगा? ऑप्शंस हैं, ए, अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, एक कांस्टेंट अमाउंट में जो ड्रग है वो एलिमिनेट होगी। ऑप्शन बी इज इट्स क्लियरेंस वैल्यू विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी क्लियरेंस वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सी, इट्स एलिमिनेशन हाफ लाइफ विल इंक्रीज विद डोज, इसकी जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ होगी वो डोज के साथ इंक्रीज होगी। और डी, इट विल कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन 2 मल्टीप्लाई विद हाफ लाइफ पीरियड। ये किस तरीके से एलिमिनेट होगी? तो इसके हाफ लाइफ पीरियड है, टी हाफ है, उसके 2 मल्टीप्लिकेशन या 2 टाइम्स में एलिमिनेट होगी। सो पहला तो जो चीज हमें समझ में आ रही है कि हमें क्या समझना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब होती है तो एलिमिनेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, सो जो कंसेप्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होगी या एक्सपोनेंशियल काइनेटिक्स फॉलो होगी तब हमेशा रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होगी वो ड्रग कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी। और जो CL होगा यानी कि क्लियरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या हम कहेंगे कि एक फिक्स अमाउंट में या एक कांस्टेंट अमाउंट के अंदर जो ड्रग हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो एक यूनिट टाइम में एलिमिनेट होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज क्लियरेंस वैल्यू विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज CL जो है हमारा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, क्योंकि हमने कहा कि एलिमिनेशन रेट जो है वो हमेशा क्या होगी? हमारे ड्रग के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, और जो क्लियरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियरेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि हमेशा एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग ही एलिमिनेट होता रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग, कब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना यूजफुल होगा? तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि कब यूजफुल होता है और कब यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज 6 सिचुएशंस होंगी जब हमेशा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग यूजफुल होने वाली है। पहला है कि वो ड्रग्स जो कि लो सेफ्टी मार्जिन की होती हैं, लाइक डिगॉक्सिन हो गया, लिथियम हो गया, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गया, ऐसी ड्रग्स। दूसरा कि जब कोई इंडिविजुअल है उसके अंदर वेरिएशन जो है वो काफी लार्ज अमाउंट में हो रहे हैं, तो ऐसी ड्रग्स दी जा रही हैं, लाइक लिथियम दी जा रही है, तो वहां पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग यूजफुल होती है। थर्ड कंडीशन है कि जो पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उनकी प्रेजेंस जब होती है रीनल के अंदर, तब वहां पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग यूजफुल होती है। एंड फोर्थ कंडीशन है पॉइजनिंग की कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन है जब कोई रिस्पॉन्स नहीं पता चल रहा है, फेलियर ऑफ रिस्पॉन्स हो जाता है,
रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें किसी ड्रग का, तब वहां पे हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को चेक करेंगे। एंड लास्ट, जब पेशेंट कंप्लायंसेस को चेक करना है कि हम कोई ड्रग दे रहे हैं, पेशेंट उसका किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमें ये पता करना है। उस टाइम पे भी हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग असेंशियल हो जाती है, यूजफुल हो जाती है। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि कब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग यूजफुल नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बिल्कुल इसके अपोजिट चले जाएंगे हम, कि जब जो ड्रग है वो अच्छे से अपना एक मेजरेबल रिस्पॉन्स दे रही है, तब हमें वहां पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग करना असेंशियल नहीं है। जैसे कि डायूरेटिक्स हो गए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गई, ऑरल एंटीकोगुलेंट्स हो गए, इस तरीके की ड्रग्स। दूसरा केस है कि जब ड्रग जो है वो बॉडी में एक्टिवली फॉर्म में है, लाइक लीवोडोपा, ठीक है, लीवोडोपा जाएगी इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होएगी एंड देन अपना रिएक्शन देगी। उस टाइम पे भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने उसके प्रो ड्रग के फॉर्म में लिया है, तो वो अपना यूज दिखाएगी नहीं जब तक वो ब्रेन में जाएगी, तो वहां पे भी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग यूजफुल नहीं होगी। थर्ड केस क्या हो जाता है, हिट एंड रन जो ड्रग्स होती है उनके केस में, यानी कि वो ड्रग्स जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंगली रहती है बॉडी के अंदर, जैसे कि रसरपीन हो गया, एमएओ इनहिबिटर्स हो गए और ओमेप्राजोल हो गया, इस तरीके की ड्रग्स की भी प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग करने की कोई वैल्यू नहीं होती है। एंड लास्ट एक केस आता है जब जो ड्रग है वो रिवर्सिबल एक्शन शो करती हो, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीकोलिनर्जिक एस्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रखा कि कब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग यूजफुल होगी और कब नहीं होगी। सो हमारे ऑप्शंस जो हैं दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जैसे कि मैं बोला इसमें यूजफुल नहीं होगी। सेकेंड इज लीवोडोपा, इसमें भी यूजफुल नहीं होगी। थर्ड लिथियम कार्बोनेट, हाँ इसमें यूजफुल होएगी। एंड लास्ट इज एमओ इनहिबिटर, इसमें भी यूजफुल नहीं होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the clearance of drug remains constant, doubling the dose rate will increase the steady state plasma drug concentration by a factor of, अगर कोई ड्रग है, ठीक है, वो एक सर्टेन उसका क्लियरेंस है और वो क्लियरेंस क्या है, कांस्टेंट है, जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखा था, उसमें भी क्लियरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसी तरीके से अगर एक कंडीशन है जिसके अंदर क्लियरेंस जो है ड्रग का वो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में अगर हम डोज रेट को डबल कर देते हैं तो स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जो कि स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन के केस में होता है, दैट इज steady state plasma concentration is equals to dose rate divided by clearance, because clearance is constant, so यहाँ पे क्या होगा, steady state plasma concentration will be proportional to dose rate, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, डोज रेट को डबल कर दिया, तो इस वजह से स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। सो आपके ऑप्शंस हैं multiplication of 3, multiplication of 2, multiplication of 1.5 and multiplication of 1.3। तो as I said कि डबल किया है आपने डोज रेट, तो स्टडी स्टेट भी क्या होगी, डबल होगी। डबल का मीन्स क्या हो गया, 2 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When the same dose of a drug is repeated at half life intervals, the steady state or plateau plasma drug concentration is reached after। तो अगर आपने एक सेम ड्रग है, ठीक है, उसको आप रिपीटेड फॉर्म में दे रहे हो उसके हाफ लाइफ में, यानी कि आपने एक ड्रग दी वो पहले 100% थी, ठीक है, अब वो क्या हो गई है, उसकी कम होकर के कितना आ गई है, 50% पे आ गई है। फिर आपने 100% ड्रग फिर और दे दी, तो 100 and 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 150। अब जब टी हाफ आएगी तो वो कितना होगी, 75% होगी, लेकिन उस टी हाफ में आपने फिर से 100% ड्रग दे दी, ठीक है। तो 100 प्लस 75 विल बी कितना, 175 एंड उसका हाफ कितना होगा, 87। देन फोर्थ वाले स्टेज में क्या होगा, वो 87 प्लस 100 विल बी 187 एंड जब फिर उसकी हाफ लाइफ आएगी तो क्या होगा, वो उसका हाफ होगा, दैट इज अराउंड 93%, ठीक है, जो कि उसकी फोर्थ हाफ लाइफ पे वो कितना हो गई है, 93% हो गई है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ हाफ लाइफ पे वो क्या हो जाएगी, 98 के अराउंड हो जाएगी। तो 98 क्यों होने का मतलब क्या है कि अब वो एकदम प्लेटो स्टेट में आ जाएगी, मीन्स कि आप जितनी दे रहे हैं 100% अराउंड
98 को हम अराउंड 100 के अगर आसपास कंसिडर करें तो उतनी ही 100 हमारी बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वजह से एक प्लेटो स्टेट वहां पे फॉर्म हो जाएगी, यानी कि आप जब ड्रग दे रहे हैं तो उतनी ही ड्रग पहले से बॉडी में अवेलेबल भी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितने इंटरवल के बाद ऐसा होगा। तो हमने क्या बोला कि फोर्थ पे 93% है एंड फिफ्थ पे कितना है 98 के अराउंड होगा। तो हम ये बोलेंगे 4 to 5 के बीच में हम कंसिडर कर लेंगे कि उस हाफ लाइफ पे क्या होता है, स्टडी स्टेट या प्लेटो स्टेट जो है वो आ जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं 2 to 3 हाफ लाइफ, 4 to 5, 6 to 7 हाफ लाइफ एंड 8 to 10 हाफ लाइफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी 4 to 5 हाफ लाइफ। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं इसको प्लीज रिपीट कर दूंगी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गवर्न बाय इट्स। ड्रग की जो लोडिंग डोज होती है वो किससे गवर्न होती है? ऑप्शंस हैं ए रीनल क्लियरेंस, बी प्लाज्मा हाफ लाइफ, 3 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। सो जो लोडिंग डोज होती है वो क्या होती है कि जितनी डोज हम लोड कर रहे हैं, जितनी हम इंसर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, उसको एक सर्टेन स्टेज तक जाने के लिए, उसको अपना एक्शन देने के लिए, उसको बोलते हैं लोडिंग डोज। और ये किससे गवर्न होती है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से गवर्न होती है, ना कि क्लियरेंस से, ना कि प्लाज्मा हाफ लाइफ से। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है कि हमेशा लोडिंग डोज जो होगी वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से गवर्न होगी। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Monitoring of blood levels of diuretic drugs is not practiced because जो डाययूरेटिक ड्रग्स होती हैं उनकी ब्लड मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती है? जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग की जाएगी और कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी। तो उसके अंदर हमने मेंशन किया है कि वो ड्रग्स जो कि मेजरेबल रिस्पॉन्स देती हैं उनकी हम प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर ही हमारी आती हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए, नो सेंसिटिव मेथड्स फॉर मेजरिंग ब्लड लेवल्स ऑफ डायूरेटिक्स आर अवेलेबल। ऑप्शन बी इज इट इज easier to measure the effect of these drugs. Option C is response of diuretics is not related to their blood level. और D, diuretics need activation in the body. So ऑप्शन ए में बोला है कि क्योंकि सेंसिटिव मेथड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेंसिटिव मेथड्स हैं हमारे पास। ऑप्शन बी में बोला है कि इन ड्रग्स को मेजर करना वैसे ही काफी इजी है। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको मेंशन किया है कि वो ड्रग्स जिन्हें हम इजीली मेजर कर सकते हैं, जिनका रिस्पांस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको हम प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग के थ्रू मेजर नहीं करते हैं। सो ऑप्शन ऑफकोर्स बी ही सही है। उसके अलावा भी हम रिमेनिंग ऑप्शंस देख लेते हैं कि रिस्पांस जो है डायूरेटिक्स का वो ब्लड लेवल से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ड्रग ऑफकोर्स पहले ब्लड में जाएगी तो ऑफकोर्स ब्लड लेवल से रिलेटेड होता है। एंड ऑप्शन डी इज कि बॉडी में उसके एक्टिवेशन के लिए नीड होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। सो आपका करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इट इज ईजियर टू मेजर द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स। इन ड्रग्स का जो इफेक्ट है उसको मेजर करना इजी होता है, इसलिए इसको प्लाज्मा जो ड्रग मॉनिटरिंग है उससे नहीं मेजर करके किसी इजी मेथड से ही मेजर कर लिया जाता है। सो इसी के साथ आपके ये 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपके लिए सारे जो MCQs मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो हेल्पफुल रहे होंगे, वो अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे। और अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज उसे मेंशन कीजिए कमेंट बैक सेक्शन में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम और MCQs को डिस्कस करेंगे। एंड आई विश कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आप बिल्कुल इस टॉपिक पे एकदम पकड़ बन जाए। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।